गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जूलॉजी क्लासेज में। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे हर्डमानिया, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोटोकोर्डेट एनिमल्स हैं, या आप कह सकते हैं यूरोकोर्डेटा सब फाइलम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। हर्डमानिया में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण बॉडी सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर्डमानिया की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से रिलेटेड दो प्रकार के सिस्टम पर क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी पर आता है और दूसरा क्वेश्चन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पर आता है। तो ये दोनों सिस्टम हर्डमानिया की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो जो हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से समझ आया होगा तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक पर जाकर हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से समझिए, ताकि आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है, अर्थात इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है। लेकिन यकीन रखिए, आज आपके सामने मैं हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा कि आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सिंप्लिसिटी में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तो किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल्स के वेस्कुलर सिस्टम में हम तीन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सबसे पहले ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी सहायता से किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना होता है। हम बात करें हर्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम की तो हर्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्डमानिया के हार्ट की। तो हर्डमानिया के हार्ट का एक फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जिससे आपको हर्डमानिया के हार्ट की शेप, साइज और इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। हम बात करें हर्डमानिया के हार्ट की तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है या नलिकाकार संरचना के रूप में स्थित होता है, जो कि सिंगल चेम्बर्ड होता है या एकल कक्षीय होता है। सिंगल चेम्बर्ड होने के साथ साथ इस हार्ट की एक विशेषता होती है कि ये हार्ट दोनों एंड से खुला हुआ होता है, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ये हार्ट में दोनों तरफ ओपनिंग देखने को मिलती है। और इसके बात करें पेरिकार्डियम की तो ये पेरिकार्डियम नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, अर्थात असंकुचनशील होती है, और साथ में ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, अर्थात नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल और ट्रांसपेरेंट होती है। जबकि हम हृदय की बात करें तो हृदय कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, अर्थात संकुचनशील होता है, जिसके दोनों एंड ओपन रहते हैं। हृदय की हम बात करें तो इनमें दो लेयर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। ये दोनों लेयर, इन दोनों लेयर की बात करें तो एक आउटर मोस्ट लेयर इसकी मायोकार्डियम कहलाती है और भीतरी या इनर लेयर इसकी एंडोकार्डियम कहलाती है। तो हृदय दो भित्तियों से मिलकर बना होता है, जो कि
थिन लेयर होती है या पतली भित्तियों के रूप में देखने को मिलती है। तो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर मायोकार्डियम है और इसकी भीतरी लेयर एंडोकार्डियम कहलाती है। हृदय की हम बात करें तो ये पीयर शेप्ड होता है या नाशपाती के आकार का होता है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के वाल्व देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार के हृदय में किसी भी प्रकार के कोई वाल्व देखने को नहीं मिलते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि हृदय में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इनमें कपाट सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। कपाट के साथ साथ इनमें कैपिलरीज भी एब्सेंट होती है, अर्थात रुधिर केशिकाएं भी इनमें अनुपस्थित होती है। अगर हम इसकी काट का अध्ययन करें तो हमें विभिन्न प्रकार के ब्लड साइनस देखने को मिलते हैं। बात करें पोजीशंस की, जो शरीर में दाहिनी ओर एंडोस्टाइल एवं दाईं यकृत पाली के बीच दाएं जनन के नीचे स्थित होती है। अगर हम पेरिकार्डियम की पोजीशन की बात करें तो पेरिकार्डियम शरीर के दाईं तरफ या राइट एंड की तरफ एंडोस्टाइल और दाईं यकृत पाली अर्थात राइट लिवर लोब के बीच में दाएं जनन के नीचे उपस्थित होती है। हम बात करें हृदय की तो इसी पेरिकार्डियम के इन्वेजिनेशन या अंतर्वलन या फोल्डिंग से हार्ट का ओरिजिन होता है। तो पेरिकार्डियम के अंतर्वलन से ही हृदय का निर्माण होता है। कैविटी की बात करें तो इस पेरिकार्डियल कैविटी में विभिन्न प्रकार की कार्पसल्स या कणिकाएं हमें देखने को मिलती है। ये कणिकाएं सामान्यतः कलरलेस होती है। तो इस पेरिकार्डियल कैविटी में पाए जाने वाला जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये सामान्यतः कलरलेस होता है। इनके अलावा हम बात करें हृदयावरण की तो हृदयावरण में ही पेरिकार्डियल बॉडी उपस्थित होती है, जिनमें पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रमाकुंचन गतियां इस पेरिकार्डियल बॉडी में देखने को मिलती है, जो कि यहाँ कनेक्ट होती है। अर्थात यहाँ पेरिकार्डियल बॉडी उपस्थित होती है, जिसकी सहायता से हृदय में क्रमाकुंचन तरंगें उत्पन्न होती है और इन क्रमाकुंचन तरंगों के कारण ही हृदय में रुधिर का प्रवाह जारी रहता है। अर्थात आप जानते हैं कि हर्डमानिया में रुधिर प्रवाह दोनों तरफ देखने को मिलता है, अर्थात डोर्सल से वेंट्रल और वेंट्रल से डोर्सल फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो ये ब्लड फ्लो पेरिकार्डियल बॉडी में क्रमाकुंचन तरंगों के कारण जारी रहता है। तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का कार्य इसका पेरिकार्डियम करता है। क्यों? क्योंकि इसी के इन्वेजिनेशन से हार्ट का ओरिजिन होता है। अब हम बात करते हैं हार्ट के अलावा सेकंड पार्ट जिनमें हम ब्लड को इंक्लूड करते हैं। हम बात करें ब्लड की या रुधिर की तो हर्डमानिया में पाए जाने वाला रक्त हल्का लाल और पारदर्शी प्रकार का होता है, जो कि समुद्री जल से अति प्रासरी होता है, अर्थात हाइपरटोनिक होता है। साथ में हर्डमानिया के रुधिर में विभिन्न प्रकार की रंगहीन कणिकाएं हमें देखने को मिलती है, जिनमें अमीबोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इनके अलावा नेफ्रोसाइट्स और लगभग 6 से 7 प्रकार की कार्पसल्स हमें देखने को मिलती है, जिनमें केंद्रक उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। अर्थात न्यूक्लिएटेड कार्पसल्स और एन्यूक्लिएटेड कार्पसल्स हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इन कार्पसल्स की तो इनमें सामान्यतः हमें वैक्यूलेटेड कार्पसल्स भी देखने को मिलती है, जिनमें सिंगल वैक्यूल उपस्थित होता है और कई ऐसी कार्पसल्स हमें देखने को मिलती है जिन्हें कि हम सेगमेंटेड कार्पसल्स कह सकते हैं, जिनमें एक से अधिक वैक्यूल्स हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा हर्डमानिया के रुधिर की ये विशेषता होती है कि इनमें कोई विशेष प्रकार का ब्लड पिगमेंट नहीं पाया जाता है, अर्थात इनमें जो रुधिर वर्णक है वो सामान्यतः अनुपस्थित होता है। हर्डमानिया में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है, जिन्हें हम वेनेडोसाइट सेल्स कहते हैं। ये वेनेडोसाइट सेल्स
समुद्री जल से वेनेडियम को ग्रहण करती रहती है, जिसके कारण कई बार वेनेडियम को ही इसका रुधिर वर्णक मान लिया जाता है, जबकि वेनेडियम में किसी भी प्रकार के रुधिर गैसों के एक्सचेंज की क्षमता नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेनेडियम इसके वेनेडियोसाइट सेल के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो कि समुद्री जल से लिया जाता है। तो वेनेडियम कोई इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ना ही ये किसी भी प्रकार से रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वेनेडोसाइट सेल्स के द्वारा वेनेडियम का एब्जॉर्प्शन समुद्री जल से जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। इनके अलावा हर्डमानिया के हृदय में केशिकाएं नहीं पाई जाती, अर्थात कैपिलरीज नहीं पाई जाती। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि रक्त और उत्तक तंतु आपस में फ्यूज्ड रहते हैं या मिले हुए रहते हैं, अर्थात रक्त और उत्तक द्रव्य या टिश्यू फ्लूइड में आप अंतर नहीं कर सकते हैं।